दोस्तों, इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास चरित्रहीन, जिसे लिखा है शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने। दोस्तों, इस उपन्यास के अब तक मैं 19 कड़ियों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं इस उपन्यास के 20वें कड़ी का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। बोलचाल से हो, इशारे से हो, कभी किसी के सामने सतीश ने सावित्री का जिक्र नहीं किया। इसी कारण जब यह बात किरणमयी के सामने प्रकट हो गई, तभी से उसके सारे शरीर से अमृत का स्रोत बह चला। किरणमयी को सतीश देवी समझता था, उसकी सभी बातों की अत्यंत श्रद्धा करता था। उसने कहा, दुख के दिनों में फिर भेंट होगी। तभी से उसके निभृत हृदय में रहने वाला शोकार्त विच्छेद उस परम इच्छित दुख के दिनों की आशा में उन्मुख हो उठा था। कोई दुख किस तरह कितने दिनों में उसको दर्शन देकर दया करेगा, इसी चिंता को लेकर वह धीरे धीरे रास्ता चलते चलते रात के 8 बजे अपने डेरे पर पहुंचा। कमरे में घुसकर जिस वस्तु की ओर उसने देखा, उसी ने आज विशेष रूप से उनकी दृष्टि को आकर्षित कर लिया। कुर्ते को उतारकर अरगनी पर रखने गया तो उसने देखा, कपड़े ठीक करके रखे हुए हैं, तह लगाए हुए हैं। हरिण की सींगों पर संध्या पूजा का जो कपड़ा धोकर टांग दिया गया था, वह चून दिया गया है। बैठने लगा तो उसने देखा, कुर्सी पर गंदे कपड़ों का जो ढेर रखा रहता था वह आज नहीं है। 2 हफ्तों से धोबी नहीं आता, इसलिए गंदे कपड़ों का ढेर प्रतिदिन बैठने की चौकी पर धीरे धीरे जमा होता जा रहा था। बैठते समय सतीश उन सबको भूमि पर फेंक कर बैठता था। उठकर चले जाने पर बिहारी यथास्थान उठाकर रख देता था। 7 दिनों से मालिक और नौकर यह कार्य कर रहे थे। एकाएक वे सब गठरी बांधकर अरगनी की ओट में हटा दिए गए हैं। बिछौने की चादर, तकिए की गिलाफ बहुत मैला हो गया था, आज वह धुला सफेद है। मसहरी सदा ही अशिष्ट ऊँट की तरह ऊपर मुंह किए टंगी रहती थी, वह भी आज चारों कोनों में सीधे तौर से शिष्टता के साथ खड़ी हो गई है। बत्ती के कोनों में बराबर ही कालिख जमा रहती थी, आज उसकी कोई बला नहीं है, खूब साफ जल रही है। सभी तरह यह सफाई, यह सजावट का लक्षण देखकर अत्यंत बूढ़े बिहारी के इस आकस्मिक रुचि परिवर्तन का कोई कारण ढूंढने पर उसे नहीं मिला। उसने पुकारा, बिहारी। बिहारी आड़ में खड़ा था, सामने आकर बोला, जी आज्ञा। सतीश बोला, बहुत अच्छा। यदि यह सब तू कर सकता है तो घर द्वार इतना गंदा क्यों छोड़ रखता है? मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ। बिहारी ने विनय पूर्वक अपना मुंह जरा झुका कर कहा, जी सरकार, आपके नाम एक तार आया है। कहाँ रे? कहकर इधर उधर दृष्टि डालते ही मेज पर रखा हुआ पीला लिफाफ उसकी निगाह में पड़ गया। खोलकर उसने देखा, उपेन भैया का समाचार है। वे 9:30 बजे की ट्रेन से हावड़ा स्टेशन पर पहुंचेंगे। घड़ी में लगभग 8:30 बज गए थे। व्यस्त होकर उसने कहा, जल्दी ही एक गाड़ी ले आ बिहारी, उपेन भैया आ रहे हैं। 5 मिनट के अंदर बिहारी गाड़ी ठीक करके ले आया। खबर देकर और किवाड़ की आड़ में खड़ा रहकर पूछा, बाबू को साथ लिए डेरे पर लौटिएगा तो? सतीश ने सोचकर कहा, नहीं, आज रात को फिर लौटूंगा नहीं। उपेन भैया सीधे हारान बाबू के यहाँ ही चले जाएंगे। इसमें सतीश को तनिक भी संदेह नहीं था, क्योंकि उनके सपत्नीक आने की खबर टेलीग्राम में नहीं थी। सतीश इसी बीच 2 पूड़ियाँ खा रहा था। बिहारी ने आड़ से कहा, बाबू एक निवेदन है। प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ने पर बिहारी अनुनय विनय की भाषा का प्रयोग करता था। सतीश ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, कैसा निवेदन? आज्ञा, कहकर बिहारी चुप हो रहा। सतीश ने प्रश्न किया, क्या आज्ञा है, सुनो तो। बिहारी ने कहा, सरकार 30 रुपए मिल जाते तो। सतीश ने आश्चर्य में पढ़कर कहा, परसों तो तुमने 30 रुपए लेकर घर भेज दिए थे। बिहारी ने मृदु स्वर में कहा, सरकार, इच्छा तो जरूर यही थी, लेकिन चक्रवर्ती महाराज के घर चक्रवर्ती के नाम से सतीश जल उठा। बोला, वह रुपया चक्रवर्ती को दे दिया? यह रुपया किसको दान दिया जाएगा, सुनो। सरकार, दान नहीं, आदमी बड़े ही दुख में पड़कर उधार मांग रहा है। सरकार, उधार और उसको क्या दूंगा?
सतीश धीरज खोकर उठ खड़ा हुआ, बोला, तुम्हारे पास हो तो तुम दे दो बिहारी। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि रोज रुपया नष्ट कर सकूं। मैं दे नहीं सकूंगा। इस बार बिहारी जिद करके बोला, न देने से काम नहीं चल सकता बाबू। न हो तो मेरे वेतन से ही दे दीजिए। वेतन के नाम से सतीश चौंक उठा और बोला, वेतन का रुपया? अब तक कितने रुपए लिए हैं, बता तो बिहारी। बिहारी बोला, जैसे लिया वैसे ही लड़कों के लिए गांव पर 3 बीघे जमीन, एक जोड़ी बैल खरीद दिए हैं। इसके सिवा एक नया घर भी बनवा दिया है। यह क्या मेरे वेतन से? मेरा रुपया आपके पास ही जमा है, आज उसी में से दे दीजिए। सतीश हंस पड़ा, बोला, लड़कों के लिए खरीद कर तुमने मेरा भारी उपकार किया है। आज मेरे पास रुपया नहीं है। यह कहकर चादर कंधे पर रखकर वह स्टेशन के लिए रवाना हो गया। बिहारी ने अपनी कोठरी में आकर कहा, बेटी, संध्या पूजा करके अब जरा पानी पी लो। कल सवेरे जिस तरह भी मुझसे हो सकेगा मैं दूंगा। सावित्री कोठरी के फर्श पर आंचल बिछाकर सोई हुई थी। वह उठकर बैठ गई। पूछा, बाबू ने नहीं दिए? बिहारी ने कहा, जानती तो हो ही बेटी, दूसरे के दुख का नाम लेकर जब कि मैंने मांगा है तब पाऊंगा ही। मेरे मालिक दानी कान हैं, इस समय न देकर स्टेशन चले गए हैं, लेकिन कल सवेरे जब लौट आएंगे तब मुझे बुला कर देंगे। तुमको कोई चिंता नहीं है बेटी। अब उठकर जरा पानी वानी पी लो, सारा दिन वैसी ही पड़ी हो। सावित्री के सूखे पीले चेहरे पर हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, अच्छा ही हुआ, आज रात को अब लौटेंगे नहीं, तब तो कल दोपहर की गाड़ी से ही काशी चली जा सकूंगी। क्या कहते हो बिहारी? बिहारी ने कहा, अवश्य ही बेटी। फिर लंबी सांस लेकर कहा, मेरे मालिक भी मालिक हैं, तुम्हारे मालिक भी मालिक हैं। गांव से बुढ़िया ने दुख की बातें बताकर एक पत्र भेजा था। बाबू से पढ़वाने गया। पढ़कर वह बोले, तेरे घर में क्या कुछ भी नहीं है रे? मैंने कहा, गरीब दुखियों के पास और रहता ही क्या है बाबू। फिर उन्होंने कोई बात नहीं कही। 4 दिनों के बाद 600 रुपये हाथ में देकर मुझे गांव भेज दिया। जगह जमीन मैंने खरीद डाली, गाय बछड़े खरीदे, घर द्वार बनवाया। लड़कों के हाथ में देकर महीने के अंदर मालिक के पैरों के पास लौट आया। बुढ़िया ने रोकर कहा, मुझे अपने साथ ले चलो, एक बार दर्शन तो कराऊं। मैंने कहा, नहीं रे, अब और ऋण मत बढ़ा। तेरे जाते ही 100 रुपये तेरे हाथ में दे देंगे। और एक तुम्हारे मालिक हैं, बीमार पड़ जाने से 5-7 रुपये की दवा खर्च हो गई है, इसलिए उन्होंने तुमको बेधड़क कह दिया, उधार का रुपया चुकता करके ही जाना। नौकरी करते समय तुम कितना दुख पा रही थी बेटी, और हम लोग कुछ भी न जानकर विपिन बाबू के नाम पर तुम्हारी कितनी निंदा करते रहे। क्षमा करो बेटी, नहीं तो मेरी जीभ गल जाएगी। विपिन का नाम सुनकर सावित्री घृणा से रोमांचित हो गई और स्पष्ट शब्दों में छी छी कर उठी। उसी क्षण फिर उसे दबाकर हंसकर बोली, स्नान करूंगी बिहारी, एक कपड़ा दे सकोगे? कपड़ा? बिहारी ने उदास होकर कहा, तुम्हारे आशीर्वाद से एक क्यों, 5 दे सकता हूं। कोई दुखी नहीं है बेटी, लेकिन शूद्र का पहना हुआ कपड़ा कैसे तुझको दे सकूंगा बेटी। वरन चलो, बाबू का एक धुला कपड़ा ही निकाल कर तुझको देता हूं। बिहारी देवी द्विजों पर अत्यंत भक्तिभाव रखता था, अतएव प्रतिवाद निष्फल समझकर सहमत होकर उसका अनुसरण करके कमरे से बाहर चली गई। स्नान करके सावित्री सतीश का धुला हुआ देसी कपड़ा पहनकर मन ही मन हंस पड़ी। उसके ही कमरे में उसकी ही आचमनी अर्धी से संध्या पूजा बिहारी द्वारा यत्नपूर्वक संग्रह की हुई विलायती चीनी से बनी गर्म पवित्र मिठाई सारे दिन के अनाहार के बाद खाकर उसने आराम अनुभव किया। पान सुरती खाने की उसकी बुरी आदत थी। दुकान का तैयार पान वह खाती नहीं थी। यह जानकर बिहारी इसके बीच ही पान सुपारी आदि जुटाकर ले आया था। उनको एक तस्तरी में लाकर रखते ही सावित्री ने हंसकर कहा, बिहारी, देखती हूँ मुझे जरा भी तुम भूले नहीं हो। बिहारी ने उत्तर दिया, आखिर मैं भी तो मनुष्य ही हूँ बेटी, तुमको एक बार देखने से पशु पक्षी तो भूल नहीं सकते। यह कहकर टेबल पर से बत्ती लाकर दरवाजे के सामने उसने रख दी
और थाली उसके पास रखकर पान लगाने को कहकर रसोइये से सूखी खैनी मांग लाने के लिए रसोई घर की तरफ चला गया। मिट्टी के तेल के उज्जवल प्रकाश को सामने रखकर फर्श पर सावित्री पान लगाने बैठी। माथे पर कपड़ा नहीं, भीगी केस राशि समूची पीठ के ऊपर से नीचे फर्श पर बिखरी पड़ी थी। दो एक लटें आंचल की काली किनारी के साथ मिलकर कंधे से गोद पर झूल रही थी। नारी के रोगक्लिष्ट शीर्ण पीले चेहरे पर जो स्वाभाविक और गुप्त माधुर्य रहता है, वह कृशांगी के सदस्नात मुखमंडल पर शोभित हो रहा था। वह कुछ अनमनस्क और चिंता मग्न थी। सहसा दूर से जूते की आवाज निकट आने लगी, तो भी वह उसके कानों में नहीं पहुंची। जब उसने सुनी तब उपेंद्र और सतीश बिल्कुल दरवाजे पर आग खड़े हुए और क्षण मात्र के असतर्क अवसर पर बंग रमणी के जन्म जन्मार्थित अंध संस्कार ने उसको लज्जा से अभिभूत कर दिया और दूसरे ही क्षण उसने दोनों हाथ बढ़ाकर अपने लाल चेहरे पर छाती तक लंबा घूंघट खींच लिया। सतीश हतबुद्धि की तरह बोल उठा, सावित्री तुम? सुरबाला भी बत्ती के प्रकाश में बिहारी और दिवाकर के साथ ऊपर चढ़ रही थी। उपेंद्र ने घूमकर कहा, बस अब मत जाओ सुरबाला, वहीं खड़ी रहो। सुरबाला ने आश्चर्य में पड़कर कहा, क्यों? उपेंद्र ने इस प्रश्न का उत्तर न देकर कहा, दिवाकर अपनी भाभी को गाड़ी पर वापस ले जा। सतीश मैं भी जाता हूं। यह कहकर वह धीरे धीरे चल दिए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास चरित्रहीन के 20वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास चरित्रहीन के 21वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुरांजलि के स्वर में। उपेंद्र की पदध्वनि छिड़ से छिड़तर होकर सीढ़ियों पर लुप्त हो गई। थके हुए निराहार सपत्नीक यह अंधेरी रात, तथापि जरा सा संदेह पैदा हो जाने से बिंदु मात्र प्रमाण के लिए वे ठहर न सके। सतीश के कमरे में बैठी हुई जिस युवती ने घोर लज्जा से भय से इस प्रकार मुंह ढक लिया था, उसके संबंध में एक प्रश्न तक भी करने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी। घृणा के मारे वहीं जो विमुख हो गए, फिर मुंह घुमाकर उन्होंने नहीं देखा। लेकिन यह कैसी घटना हो गई। क्षण भर के बाद ही अवस्था पूर्ण रूप से समझकर सावित्री सिहर उठी। हजारों पुरुषों की दृष्टि के सम्मुख भी अब उसको लज्जा करने का अधिकार न था, लेकिन अनजान में वह यह कैसी भूल कर बैठी। उसको ऐसा ज्ञात होने लगा मानो उसकी लज्जा के छोटे से अवगुंठन ने पल भर में दिगंत विस्तृत होकर कुत्सित लज्जा से उसे पद नख से लेकर सिर के बालों तक कसकर जकड़ दिया। इस थोड़ी सी लज्जा को बचाने में लज्जा का पहाड़ उसके माथे पर टूट पड़ेगा, क्षण भर पहले यह बात किसने सोची थी। सांस रुक जाने की नौबत आ जाने से जैसे मनुष्य जी जान से मुंह बाहर निकालने की चेष्टा करता है, सावित्री ठीक उसी प्रकार घूंघट जोर से हटाकर सीधी होकर बैठ गई। उसने प्रश्न किया, वे कौन हैं? सतीश अभिभूत की भांति द्वार के निकट खड़ा था। अभिभूत की ही भांति उसने उत्तर दिया, उपेन भैया और भाभी। हैं? वहीं उपेन भैया, वहीं बहू जी। सावित्री तीर की भांति उठ खड़ी हुई, चिल्लाकर बोली, तब तो हटो, लौटा लाओ। छी छी, मैं तो कोई नहीं हूं, डेरे की एक साधारण दासी मात्र हूं। हटो हटो। उपेन कौन है? सावित्री यह बात अच्छी तरह जानती थी। सतीश की बातों से अनेक बार उनका बहुत कुछ परिचय वह पा चुकी थी। इतनी देर में सतीश की नींद मानो टूट गई। इस चीख चिल्लाहट, इस घबराहट भरे भय के भाव ने उसकी समस्त विह्वलता को क्षण भर में दूर करके बिल्कुल ही जागरूक बना डाला। इस बार उसने सीधे खड़े होकर दोनों हाथ फैलाकर दरवाजा रोक कर कहा, नहीं। सावित्री हाथ जोड़कर बोली, नहीं क्या जी? सत्यानाश मत करो सतीश बाबू, रास्ता छोड़ो, मेरा सच्चा परिचय उन लोगों को जान लेने दो। सतीश ने रास्ता नहीं छोड़ा, लेकिन उसके दृढ़ निबद्ध होठों पर सर्पजीवा की भांति दो भावों में विभक्त जहरीली हंसी का अति सूक्ष्म आभास ही दिखाई पड़ा। शायद दिखाई पड़ा। उसने कहा, ओह, तुम्हारा सत्यानाश नहीं, इस संबंध में तुम निश्चिंत रहो। लेकिन तुम्हारा सच्चा परिचय क्या है, मैं स्वयं तो पहले सुन लूं। सावित्री एकाएक उत्तर न दे सकी, केवल ताकती रही। ऐसे ही निरुत्तर दृष्टि सतीश ने पहले भी देखी थी, लेकिन यह तो वह नहीं है
इस दृष्टि में इतने बड़े आघात से भी आज आग क्यों नहीं जल गई? यह कैसी आश्चर्य स्निग्ध करुण आंखें थी। वे क्या उसी सावित्री की हैं? पल भर बाद वह धीरे धीरे बोली, मेरा परिचय वही तो बता दिया, घर की दासी। दया कीजिए सतीश बाबू, मैं उन लोगों को लौटा लाऊं। इस अंधकार अनजान शहर में वे लोग क्या राह घाट में घूमते फिरेंगे? यह क्या अच्छा होगा? सतीश ने तिल भर विचलित न होकर उत्तर दिया, उनको अपने भले बुरे को समझने का भार उनके ही ऊपर रहने दो। लेकिन राह घाट में घूमना भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं किसी तरह भी भाभी को अब इस घर में पैर न धरने दूंगा। क्यों न धरने दोगे? मैंने इस घर में पैर रखा है इसलिए। सतीश बाबू, पृथ्वी माता क्या मेरे स्पर्श से अपवित्र हो जाती हैं? सतीश ने पल भर चुप रहकर प्रश्न किया, तुम इस घर में घुस क्यों आई? सावित्री मुंह पर उठाकर देख न सकी। भूमि की ओर देखकर अश्रुपूरित स्वर में बोली, आप मेरे पुराने मालिक, इसलिए असमय में कुछ भीख मांगने आई थी। सतीश व्यंग की हंसी हंसकर बोला, असमय में भीख मांगने? लेकिन मालिक तो तुम्हारे एक नहीं है सावित्री। इतने दिनों में एक एक करके सभी मालिकों के घरों में तुम घूम आई हो शायद। सतीश का निष्ठुरतम आघात उसके हृदय के भीतरी भाग को टुकड़े टुकड़े कर काटने लगा, लेकिन उसने फिर मुंह ऊपर नहीं उठाया, कोई बात भी नहीं कही। सतीश ने फिर कहा, विपिन बाबू ने तुमको क्यों निकाल बाहर किया? शायद उनका शौक मिट गया। सावित्री उसी तरह चुप रही। एकाएक सतीश को बिहारी का निवेदन याद पड़ गया। उसने पूछा, क्या भीख मांगती हो? 30 रुपए ना? सावित्री ने सिर झुकाए ही उसे हिलाकर अपनी सहमति दी। मुंह से कुछ बोली नहीं। अच्छा कहकर सतीश दराज के पास जा खड़ा हुआ और पल भर में कमरे के चारों तरफ दृष्टि निक्षेप करके रुक गया। इस घर की नई सजावट ने कुछ क्षण पहले उसको इतना आनंद दिया था, अब वही मानो उसको काटने दौड़ी। पास ही वह जो सया है वह भी तो इसी स्त्री की हाथ की रचना है। स्टेशन जाने के पहले इसी पर लेटकर पल भर के लिए वह विश्राम कर गया था। इसे याद करके उसका सर्वांग संकुचित हो गया। आंखें घुमाकर झटपट दराज खोलकर कई नोट निकालकर सावित्री के पैरों के पास फेंक कर बोला, जाओ लेकर विदा हो जाओ, फिर कभी मत आना। सावित्री सिर्फ 3 नोट गिनकर उठ खड़ी हुई। इतनी देर तक सतीश चुपचाप देख रहा था। सावित्री के खड़े होते ही उसको कोई बात कहने को उद्यत होने पर भी उसका गला रूंध गया। एकाएक प्रबल चेष्टा से अपने आप को मुक्त करके उसने पुकारा, सावित्री, जो आज्ञा। कहानियों में मैं सुना करता था, फला मनुष्य फला को घृणा कर सकता है। मुझे विश्वास नहीं होता था। कभी सोचकर मैं समझ नहीं सका, मनुष्य कैसे किसी मनुष्य से घृणा कर सकता है। पर आज देखता हूं, कर सकता हूं। मनुष्य मनुष्य को घृणा कर सकता है। सावित्री, मैं शपथ खाकर कहता हूं, मैं मृत्यु से बचने के लिए भी तुमको स्पर्श नहीं कर सकता। सावित्री चुप रही। अच्छा सावित्री, संसार में तुम लोगों के लिए रुपए से बड़ी वस्तु और कुछ भी नहीं है? नहीं तो वे तीनों नोट किसी तरह भी हाथ से न उठा सकती। आज मेरे पास जो कुछ भी है तुमको सभी दे दूंगा। एक बात मुझे सचमुच बताकर जाओ। पूछिए। पूछ रहा हूं, कहकर सतीश पल भर चुप रहकर बोला, पूछने से लज्जा मालूम होती है तो भी जान लेने की इच्छा होती है। सावित्री, कभी किसी दिन क्या किसी को तुमने प्यार नहीं किया? सावित्री केवल पल भर मौन रहकर मृदु लेकिन सुस्पष्ट कंठ से बोली, मेरी बात जान लेने से आपको क्या मिलेगा? सतीश को इस बात का उत्तर खोजने पर भी नहीं मिला। सावित्री दरवाजे की ओर अग्रसर होकर बोली, संसार में बहुत सी बातें हैं जिन्हें आप नहीं जानते, फिर भी तो दिन बीत ही जाते हैं। यह बात न जानने से भी आपको हानि नहीं होगी। शायद नहीं होगी, कहकर सतीश ने लंबी सांस ली, लेकिन वह सावित्री के कानों तक पहुंच ही गई। वह ज्यों ही मुंह फेर कर खड़ी हुई, त्यों ही उसके रोग से पीले पड़े दुबले चेहरे पर सतीश की दृष्टि पड़ गई। चौंक कर उसने पूछा, तो बीमार हो क्या सावित्री? सावित्री ने पल भर में आंखें झुकाकर कहा, नहीं, बहुत ही दुबली देख रहा हूं। कुछ भी नहीं। सावित्री उत्तर न देकर दरवाजे के बाहर जा पहुंची।
कमरे के भीतर से रूधे कंठ से एक आवाज आई, सावित्री, तुमने सचमुच ही क्या एक दिन के लिए भी मुझे प्यार नहीं किया? सावित्री चौखट पर टिक कर खड़ी हो गई, फिर उसने मुंह नहीं घुमाया। अंदर का सजल कंठ इस बार रुलाई से टूट गया। वह बोला, सावित्री, एक बार ही बताती जाओ, इतने दिनों तक क्या मैं नींद के ही नशे में इस दुख के बोझ को ढोता रहा हूं? मेरे भाग्य में क्या सभी भूल है, सभी मिथ्या है? यह असीम दुख भी क्या मेरे भाग्य में आदि से अंत तक केवल धोखाधड़ी है? सावित्री क्षण भर सोचती रही, फिर खड़ी हो गई, बोली, बाबू, मैं विवश होकर ही बिहारी से रुपया मांगने आई थी, मगर सच कहती हूं आपसे, ऐसे झंझट में पड़ जाऊंगी जानती तो आती ही नहीं। यह कंठ स्वर शांत और मृदु था, लेकिन इसमें कोमलता लेश मात्र भी नहीं था। क्षण भर पहले उसने ऐसे स्वर से उससे भीख नहीं मांगी थी। उसने फिर कहा, आपने शपथ करके कहा मुझे घृणा करते हैं। आपकी खुशी होगी तो प्यार भी कर सकते हैं, क्रोध होने से घृणा भी कर सकते हैं। आप लोग यही करते भी हैं, लेकिन हमारे तो हाथ पैर बंधे हुए हैं। इस मार्ग में जबकि कदम रख चुकी हूं, तब सुमार्ग कुमार्ग जो भी हो, इसको पकड़ कर न चलने से उपाय भी नहीं है। सतीश विह्वल विस्तारित नेत्रों से उसकी ओर टकटकी बांधे देखता रहा। सावित्री इस दृश्य को सह न सकी। दूसरी ओर मुंह घुमाकर वह जरा रुक गई। उसकी अपनी बात अपनी ही छाती में बाढ़ मार रही थी। तथापि मरणाहत सैनिक की भांति अंतिम बार के लिए सतीश पर खड्ग प्रहार किया। कहा, आपने पूछा था किसी दिन आपको मैंने प्यार किया था या नहीं? नहीं, प्यार नहीं किया। वह सब थी मेरी छलना। किसको प्यार करती हूं वह खबर तो आप जान गए हैं। सुनकर सतीश को ज्ञात हुआ मानो उसकी गृह प्रतिमा को नदी के जल में डुबाकर, रौद पीसकर, घास फूस का पिंड सा बनाकर कोई उसकी ही आंखों में फेंक रहा हो। उसने आंखें घुमाकर कहा, चली जाओ मेरे सामने से। सावित्री चौखट पर सिर टेक कर प्रणाम करके चुपचाप चली गई। सतीश ने उधर देखा तक नहीं, केवल अति मृदु एक पदचाप उसको सुनाई पड़ा। नीचे बिहारी के कमरे में टिमटिमाता हुआ चिराग जल रहा था। उसी कमरे में अधमुई आंखों से लुढ़कते लुढ़कते प्रवेश करके सावित्री ने दोनों हाथ बढ़ाकर मानो किसी एक वस्तु को पकड़ना चाहा और दूसरे ही क्षण पृथ्वी के मुंह के बल मूर्छित होकर गिर पड़ी। बिहारी उपेंद्र आदि को ज्योति साहब के मकान की तरफ कुछ देर तक रास्ते में आगे तक पहुंचाकर 5 मिनट पहले लौट आया था और अंधेरे में छिपकर सावित्री की अंतिम बातें सुन रहा था। आज सारा दिन लगातार उसके साथ कितनी ही बातें की थी। निष्ठुर गृहस्थ के घर में काम करने से उसे जितना कष्ट उठाना पड़ा था, बीमार हो जाने पर कितनी पीड़ा सहनी पड़ी थी, सुनते सुनते बिहारी रो पड़ा था। फिर भी अभी बाबू के सामने किस लिए सावित्री आदि से अंत तक झूठी बात कह गई, इसका कोई भी अर्थ बूढ़े की समझ में नहीं आया। सावित्री के उतर जाने पर भी वह अंधेरे में बाबू की दृष्टि से बचकर नीचे उतर आया। नीचे उसको न देख पाने पर रास्ते पर दौड़ गया। इधर उधर कहीं भी न पाकर वह मकान में घुसकर झटपट वह अपने कमरे में ढूंढने लगा तो ठिठक कर खड़ा हो गया। उसके बाद सावधानी से उसकी ओर जाकर बत्ती को तेज करके उसने पुकारा, इस तरह जमीन पर क्यों पड़ी हो बेटी? आहट मिलने पर स्नेहपूर्ण कंठ से बोला, तबीयत ठीक नहीं है? ठंडक में बीमारी पकड़ेगी बेटी, उठो, मैं चटाई बिछाए देता हूं। सावित्री निर्वाक स्थिर रही। बिहारी आश्चर्य में पड़ गया। अच्छी तरह दिखाई नहीं पड़ रहा था। चिराग मुंह के सामने लाकर जरा झुक कर देखते ही बुढ़ा चिल्ला उठा, बेटी, तुमने यह क्या कर डाला बेटी? सावित्री की आंखें बंद थी, समूचा चेहरा पीला हो गया था। बड़े चित्कार से भी उसने उत्तर नहीं दिया, उसी तरह मृतवत पड़ी रही। ऊपर के कमरे में सतीश उसी तरह मूर्तिवत बैठा हुआ था। बिहारी के रोने की आवाज से चौंक उठा। सतीश बिहारी के कमरे में पहुंचा और सावित्री के सिर के पास घुटने टेक कर बैठ गया। बत्ती लेकर उसके मुंह की ओर देखते ही वह समझ गया कि वह मूर्छित हो गई है। उसने कहा, चिल्ला मत बिहारी, उसके मुंह पर पानी छिड़क, रसोइयों को कह दे एक पंखा लेकर हवा करे। साहस पाकर बिहारी जोरों से पानी के छींटे देने लगा और हिंदुस्तानी रसोइयां जी जान से पंखा झलने लगा। थोड़ी देर बाद सावित्री ने लंबी सांस ली
और दूसरे ही क्षण आंखें खोलकर माथे का कपड़ा खींचकर उठ बैठी। सतीश ने कहा, महाराज, गरम गरम थोड़ा सा दूध ले आओ, कुछ अधिक ही लाना, भीगा कपड़ा जल्दी ही छोड़ देने को कह दे बिहारी। महाराज दूध लाने चला गया। मृदु स्वर में बिहारी ने शायद यही कहा। कुछ देर बाद चुप खड़े सतीश ने फिर कहा, आराम मालूम होने पर वह कहाँ जाएगी? पूछकर एक गाड़ी ठीक कर देना बिहारी, इस दशा में पैदल न जाने पाए। सावित्री का समूचा अंग कांप उठा, लेकिन क्षीण प्रकाश में किसी ने इसे लक्ष्य नहीं किया। वह अपने आप को संभाल कर निश्चल हो रही। सतीश और भी 1 मिनट स्थिर रहकर बोला, और यदि इसको आराम न मालूम हो तो फिर मेरे ही कमरे में सो रहने को कह देना, मैं किसी दूसरी जगह जाता हूं। सावित्री सिहर उठी, मानो वह किसी तरह भी अब अपने आप को संभाल रखने में असमर्थ हो गई। सतीश ने एक छोटी सी चाबी बिहारी के आगे फेंक कर कहा, और देखो, दराज की चाबी तेरे पास ही रही, जितने रुपयों की आवश्यकता हो जाते समय लेती जाए। रोगी शरीर के साथ सतीश की बातों ने विष और अमृत मिलाकर सावित्री के गले तक को फेनमय बना डाला। सतीश ने कहा, मैं पथुरिया घाट जा रहा हूं बिहारी, कल लौटने में शायद कुछ दिन चढ़ जाएगा। एक कदम आगे बढ़कर बोला, सावित्री, कोई संकोच मत करना, जो जरूरत पड़े ले जाना, मैं जा रहा हूं। सतीश चला गया। सावित्री एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ी। छाती फाड़ डालने वाले कंठ से रोकर बोली, अजी, क्यों तुमने उस पापिष्ठा को इतना प्यार किया था? यही जो तुमने शपथ कर ली है कि मुझे घृणा करते हो, यही क्या घृणा करना है? तुमको मेरा यह दुख देना, इतना झूठ बोलना, सभी तुम्हारे स्नेह की आग में जलकर क्या राख हो गया है? कौन मुझे बता देगा कि क्या करने से तुम्हारी घृणा पाऊंगी? बिहारी इस रुलाई का जरा भी अर्थ न समझ सका। निकट आकर सात्वना के स्वर में बोला, अच्छा बेटी, बाबू के सामने इतनी झूठी बातें तुमने क्यों कही? जहां तुम गई नहीं, जो अपराध तुमने किया नहीं, किस लिए उन सबको अपने कंधे पर लेकर इतनी अपराधनी सी बन गई? सावित्री ने रोते रोते कहा, बिहारी, मेरी सभी बातें झूठी हैं। कहने में छाती फट गई है तो भी कहनी पड़ी, लेकिन वे किसी काम में तो नहीं आई। बिहारी मुड़ की तरह उसके मुंह की ओर निहारता हुआ बोला, झूठी बातें फिर किस काम में आती हैं बेटी? सावित्री ने बैठकर आंखें पोंछ डाली, उसके मुंह की ओर देखकर बोली, ठीक जानते हो बिहारी, क्या वे किसी काम में नहीं आती? बिहारी ने क्षण भर सोच कर कहा, वे आती तो हैं जरूर। अदालत में झूठी बातों से ही तो काम बन जाता है, वहां झूठी बातों का ही तो जय जयकार है। सावित्री ने फिर उत्तर नहीं दिया। बड़ी देर तक स्थिर भाव से बैठी रहकर बोली, क्यों मैंने इतनी झूठी बातें कही? हो सकता है एक दिन तुम समझ सकोगे, लेकिन उस बात को छोड़ो बिहारी, मेरी 2 बातें मानोगे? मानूंगा तो अवश्य बेटी, क्या बात है? एक बात यह है कि मेरे चले जाने पर किसी भी दिन बाबू को मत बताना कि मैंने आदि से अंत तक झूठी बातें कही थी। बिहारी चुप हो रहा। सावित्री ने कहा, और भी एक बात है, मैं अपना पता ठिकाना तुमको लिख भेजूंगी। यदि कभी समझो कि मेरा आना आवश्यक है तो मुझे लिख देना। तुमको बताने में मुझे लज्जा नहीं है बिहारी, मेरे सिवा उनको कोई नियंत्रण में न रह सकेगा, और विपत्ति के दिनों में उनकी कोई मुझसे अधिक सेवा भी न कर सकेगा। बिहारी रोने लगा, आंखें पोंछ कर बोला, मैं सब जानता हूं बेटी। सावित्री उठ खड़ी हुई और बोली, तो मैं जा रही हूं, उनको तुम्हारे हाथों में सौंप कर जा रही हूं। देखो बिहारी, मेरी 2 बातें मान लेना। भगवान करे तुम लोग सुखी रहो, मुझे यह अपना काला मुंह लेकर तुम लोगों के सामने फिर न आना पड़े। यह कहकर सावित्री आंखें पोंछ कर आगे बढ़ गई। सड़क पर आकर गाड़ी किराए पर ठीक करके सावित्री को चढ़ाकर बिहारी ने पृथ्वी पर माथा टेक कर प्रणाम किया। आंखें पोंछकर गला साफ करके बोला, बेटी, मेरी भी एक प्रार्थना है। आज जैसे लड़के की तरह अपना समझकर तुमने प्यार किया था, आवश्यकता पड़ने पर फिर याद करना। अवश्य करूंगी। गाड़ी चली गई। बिहारी फिर एक बार रास्ते पर माथा टेक कर प्रणाम करके धोती से आंखें पोंछकर डेरे पर लौट आया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास चरित्रहीन के 21वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास चरित्रहीन के 22वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में।
पाथुरिया घाट जा रहा हूं, कहकर सतीश रात के 11 बजे डेरे के बाहर आ खड़ा हुआ। थोड़ा सा मार्ग तय करते ही समझ गया कि थकावट की कोई हद नहीं है। पैर अचल हैं, प्रत्येक अंग पत्थर की तरह भारी है। कितना बड़ा गंभीर अवसाद उसके तन मन में आज व्याप्त हो रहा है। कुछ दिन पूर्व की ऐसी ही एक रात की बात उसे स्मरण आ गई, जब बिहारी ने सावित्री और मोक्षदा के घर से वापस आकर लौट कर कहा था वह नहीं है, विपिन बाबू के पास चली गई है। उस दिन उस समाचार ने कुछ क्षण के लिए उसको विमूढ़ कर दिया था, लेकिन दूसरे ही क्षण अभिमान तथा अपमान की जो भयंकर ज्वाला प्रज्वलित हो उठी थी, वह किले के निर्जन मैदान में स्तब्ध आकाश के नीचे आंखों के आंसू से बूझ न जाती तो जितने ही दिनों में क्यों न हो सावित्री को बिना दग्ध किए शांत न होती। वैसी ही रात तो आज भी आई थी, फिर वैसी ही भयंकर ज्वाला क्यों नहीं भड़क उठी। एक खाली गाड़ी जा रही थी, बुलाकर बोला, पाथुरिया घाट चलेगा? गाड़ीवान ने गाड़ी रोककर मार्ग के प्रकाश में सतीश की ओर देखते ही सोचकर कि कोई शराबी मतवाला है, उसने कहा, वह तो बहुत दूर है, 3 रुपया लगेगा बाबू। रुपए हैं ना? हाँ हैं, कहकर सतीश चढ़ बैठा और गाड़ी के कोने में सिर टेक कर आंखें मूंद ली। थकावट ने उसको इस तरह घेर लिया था कि इससे अधिक बातें कहने की शक्ति उसमें नहीं थी। बहुत देर बाद बहुत सी गलियों में घूमकर गाड़ीवान ने विरक्त होकर पूछा, किस जगह जाइएगा बाबू? ठीक तौर से बता दें, मैं व्यर्थ ही नहीं घूम सकता। सतीश ने अपने डेरे का पता बता दिया। कुछ देर बाद गाड़ी आकर दरवाजे पर पहुंच गई। कई बार पुकारने पर बिहारी ने आकर किवाड़ खोल दिया तो सतीश ने चुपके से पूछा, बिहारी, सावित्री क्या कमरे में है? बिहारी ने विह्वल की भांति निहारते हुए कहा, नहीं बाबू, वह तो नहीं है, वह उसी समय चली गई। चली गई? हाँ बाबू, वह नहीं है। सतीश लंबी सांस छोड़कर बिहारी के बिछौने के छोर पर बैठ गया। उसको यहाँ न रहना सुख की बात है या दुख की, इसकी ठीक उपलब्धि वह नहीं कर सका। बिहारी ने पल भर रुककर मीठे स्वर में कहा, मैंने गाड़ी ठीक कर दी थी, चलिए आपके कमरे की बत्ती जलाऊं? नहीं, रहने दो, मैं ही जला लूंगा, कहकर सतीश उठकर चला गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब उसकी कच्ची नींद टूटी तब दिन काफी चढ़ आया था। एक प्रचंड आंधी की भांति सब कुछ उलट पुलट कर इस एक रात में कितनी ही घटनाएं हो गई। उन्हीं इधर उधर फेंके हुए बिखरे हुए चिन्हों के बीच में बड़ी देर तक उसका मन विरक्त रहा। बिहारी तंबाकू देकर बाहर चला जा रहा था। सतीश ने पुकार कर कहा, सुनो बिहारी, कल किस समय तक वह यहां आई थी रे? सावित्री के चले जाने के बाद उसके सब तरह के दुर्भाग्य याद करके बिहारी का व्यथित मन भीतर ही भीतर बहुत रो रहा था। उसने मुंह झुकाए ही मृदु स्वर से कहा, दोपहर को उसको किस तरह इस मकान का पता लगा? यह तो मैं नहीं जानता बाबू। सतीश उसके मुंह की ओर कठोर दृष्टि से देखकर बोला, क्यों रे बिहारी, तू क्या सचमुच ही मुझे इतना बड़ा बैल पा गया है कि यह भी मैं नहीं समझ सकता? सच्ची बात बता। बिहारी आश्चर्य से दोनों आंखें फाड़ स्वामी के मुंह की ओर देखता रहा। सतीश ने कहा, देख क्या रहा है? क्या तू विपिन के यहां नहीं जाता? सावित्री के साथ तेरी भेंट मुलाकात बातचीत नहीं होती? नहीं बाबू, कहकर बिहारी के बाहर चले जाने को तैयार होते ही सतीश क्रुद्ध कंठ से बोला, खड़ा रह, जाना मत। क्या तूने उसको यहां आने के लिए सिखाया नहीं था? बिहारी ने चुपचाप सिर हिलाकर बताया कि वह नहीं जानता। सतीश धमका कर बोला, फिर नहीं? बिहारी सिर झुकाए ही था। चौंक कर उसने मुंह ऊपर उठाकर देखा। सतीश कहने लगा, फिर नहीं तो फिर किस तरह उस हरामजादी को इस डेरे का पता लगा? जा तू भी उसी के पास जाकर रह, मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं घर में शत्रु का पालन नहीं कर सकता। आज ही तुम जाओ, तुमको मैंने जवाब दे दिया। बिहारी ने एक बात भी नहीं कही, केवल उसके आश्चर्य से भरी दोनों आंखों के कोने से आंसुओं की लड़ी लुढ़क पड़ी। इस आंसू को सतीश ने देखा। क्षण भर मौन रहकर उसने प्रश्न किया, रात को वह कहाँ चली गई? बिहारी आंखें पोंछ कर बोला, चिट्ठी लिखकर अपना पता ठिकाना बताने को कह गई है। सतीश फिर क्षण भर चुप रहकर कोमल स्वर में बोला, बहुत दुबली दिखाई पड़ी, बहुत बीमार थी शायद। बिहारी सिर हिलाकर बोला, हाँ, इसीलिए तो वहां जगह नहीं मिली। बिहारी ने फिर सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। सतीश फिर कुछ क्षण चुप रहकर बोला, लेकिन इस बार तुमको मैं सावधान कर देता हूं बिहारी, मेरे डेरे में वह फिर न घुसने पाए या किसी प्रकार बहाना बनाकर
मेरे साथ भेंट करने की चेष्टा न करे। मेरी चाबी कहाँ है? जाते समय कितने रुपए तूने दिए? बिहारी चाबी निकाल कर बोला, रुपए नहीं दिए। दिए नहीं? क्यों नहीं दिए? तुझे तो मैंने देने को कहा था। उसने लेना नहीं चाहा, कहकर बिहारी बाहर चला गया। सतीश ने उसको फिर पुकार कर लौटा लिया। सावित्री उपस्थित नहीं थी। बिहारी उसे प्यार करता है, इसलिए इस बिहारी को चोट पहुंचा सकने पर भी मानो कुछ क्षोभ मिट जाता है। उसके आगे आते ही सतीश ने पूछा, उसके बाद तुम लोगों में क्या परामर्श हुआ? बिहारी फिर अपने आप को रोके न रह सका, रुद्ध कंठ से बोला, बाबू, सावित्री क्या परामर्श करेगी मेरे जैसे आदमी के साथ? आपके चरणों में मैंने अपराध किए हूं तो सिर झुका देता हूं। जो इच्छा हो दंड दीजिए। बूढ़े मनुष्य को इस प्रकार मत सताइए। यह कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। सतीश के नेत्र भी एकाएक मानो गीले हो उठे। अच्छा तू जा, कहकर उसको विदा करके फिर एक बार लेट रहा और नेत्र बंद करके तंबाकू पीने लगा। बड़ी जलन से जलकर उसके मुंह से जो भी भाषा सावित्री के प्रति क्यों न निकली हो, किंतु उसके उस रोग पीड़ित चेहरे की स्मृति भीतर ही भीतर उसको बहुत ही व्यथित कर रही थी। अब बिहारी की बातों से यद्यपि कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, फिर भी रूख से जान पड़ा मानो सचमुच ही वह और कहीं चली गई। कहाँ चली गई? 2 वर्ष पहले सतीश के नवनाट्य समाज में बिल्व मंगल का अभिनय हुआ था। हठात उसे वही बात स्मरण हो आई। उसको क्यों भूल नहीं सकता? यह कैसा आश्चर्य है! जो सावित्री दुष्ट ग्रह की भांति उसको केवल लगातार पीड़ा पहुंचा रही है, जो अभी केवल कुछ ही घंटे पूर्व अपने मुंह से स्वीकार कर गई है, वह उसकी कोई नहीं है, दोनों का कोई संबंध नहीं है, जिसके विरुद्ध आज उसकी घृणा का अंत नहीं है, तो भी उसी के लिए क्यों संपूर्ण मन में हाहाकार उठ रहा है? यह कैसी विचित्र बात है! ऐसा भीषण विद्वेष और इतना बड़ा आकर्षण एक ही साथ किस तरह उसके हृदय के अंदर स्थान पा रहे हैं? हाय रे! यह यदि वह एक बार भी देख पाता, उसके एकांत में रहने वाला हृदय जरा उसके नेत्रों कानों को बंद करके अब भी उसी एक विश्वास से अटल होकर पड़ा है कि सावित्री केवल मेरी ही है, मुझसे बढ़कर उसके लिए संसार में कोई और नहीं है। यहाँ तक कि सावित्री के विरुद्ध उसके अपने मुंह की बातें तिल भर भी उसे इस विश्वास से विचलित न कर सकी, तो उस दशा में संभवतः सतीश इस परम आश्चर्य का अर्थ समझ सकता। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास चरित्रहीन के 22वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, आप इस उपन्यास के अगले भागों का वाचन मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए कथा, कहानी और उपन्यास। धन्यवाद। नमस्कार।